पिछले वीडियो में हमने देखा कि आधुनिक जापान का एक सामान्य कॉर्पोरेट कर्मचारी रूमा जादू और रहस्य की एक नई दुनिया में पुनर्जन्म लेता है, जहां वह देवताओं से मित्रता करता है और जंगलों में रहना शुरू करता है। एक दिन वह क्षेत्र के ड्यूक से मिलता है और उनके पूरे परिवार के साथ मित्रता कर लेता है। विशेष रूप से उनकी बेटी एलिया के साथ वह कुछ समय उनके साथ यात्रा करने में बिताता है और अंततः एक नए शहर में बस जाता है, जहां वह अपने मिलनसार व्यक्तित्व और सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण बहुत से दोस्त बनाना शुरू कर देता है। वह शहर को सामुदायिक शौचालयों से आने वाली जहरीली गैस से छुटकारा पाने में मदद करता है और परित्यक्त पुरुषों के शाफ्ट को साफ करने में भी मदद करता है, जिससे उसे क्षेत्र में रहने वाले लोगों से और भी अधिक प्यार और समर्थन प्राप्त करने में मदद मिलती है। अंततः वह अपना स्वयं का कपड़े धोने का व्यवसाय शुरू करता है, जिसे वह बांस का जंगल नाम देता है और बहुत जल्द ही बहुत सफल हो जाता है। कपड़े धोने का व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है। उसके साथ एक निजी बैठक, जिसके लिए वह सहमत हो जाता है। वे दोनों एक कमरे के अंदर जाते हैं और कार्ला यह कहकर शुरू करती है कि उसे लगता है कि युमा को हर दिन दुकान में देर से आना चाहिए। इस कथन पर उसका आश्चर्य होता है और जवाब देता है कि दुकान में सुबह के समय सबसे अधिक भीड़ होती है, और कार्ला उसे बताती है कि जब भी वह सुबह आता है और दुकान में भीड़ होती है तो वह लगभग सब कुछ अकेले ही कर लेता है और अन्य कर्मचारी जिन्हें काम पर रखा गया है वे कुछ भी सीखने या अधिक अनुभव प्राप्त करने में असमर्थ हैं। वह उसकी बात समझता है और हर दिन देर से आने के लिए सहमत होता है। उस विषय के समाप्त होने के बाद वह उनकी दुकान के भविष्य के बारे में एक और बातचीत शुरू करती है, लेकिन अचानक दुकान के सामने से बात करते और हंसते हुए लोगों के एक समूह द्वारा उन्हें बाधित किया जाता है। कार्ला और अफवाह दोनों सामने की मेज पर जाते हैं और पाते हैं कि झूठ दो अजीब लोगों को एक साथ बांधा शीशे का टुकड़ा। वह उसे उठाता है और उसकी ताकत को परखने के लिए अपने शक्तिशाली घूंसे का प्रयोग करता है, यहाँ तक कि उसके जादू से मजबूत किए गए घूंसे भी कांच के शीशे को कुछ नहीं कर सके। फिर वह चिपचिपे स्लाइडों से अधिक शीशे के शीशे बनाने के लिए कहता है और एक दिन की कड़ी मेहनत के बाद वह शीशों का एक गुच्छा बनाने में सक्षम हो जाता है और उन्हें पैक करके अपनी दुकान में वापस ले जाता है। हालांकि पैक करते समय एक चिपचिपा पतला पदार्थ निकलता है जो अन्य से अलग दिखता है। वह आंकड़े जांचता है और पता लगाता है कि यह औषधि पतला पदार्थ है। वह इस खोज से खुश होता है और सोचता है कि इस पतले पदार्थ को किसने बनाया होगा, और अचानक उसे याद आता है कि कल उसने गलती से फर्श पर कुछ मार्क गिरा दिया था और जब वह वापस आया तो सब गायब हो चुका था। उसे संदेह है कि शायद चिपचिपे कीचड़ ने इसे पी लिया और एक औषधीय कीचड़ में विकसित हो गया। वह अपने घर वापस जाता है और चिपचिपे कीचड़ के सामने कुछ और मार्क लाता है और जैसा कि संदेह था उन्होंने इसे सब पी लिया और औषधीय कीचड़ में विकसित हो गए। उसकी मदद से उसने कई अलग अलग मिश्रण बनाए और वह यह जानकर हैरान था कि न केवल वे मारक और अन्य दवा बना सकते हैं, बल्कि वे कई जहर भी पैदा कर सकते हैं। अगले दिन वह चर्च जाने का फैसला करता है और पहले देवताओं से बात करता है, क्योंकि उसने उनसे काफी समय से बात नहीं की थी। वह चर्च के अंदर जाता है और प्रार्थना करना शुरू करता है। निश्चित रूप से काफी देरी के बाद उसे एक अलौकिक स्थान पर बुलाया जाता है, जहां वह एक अजीब आदमी को उसे देखता हुआ पाता है। वह जल्दी से समझ जाता है कि अगर यह आदमी यहाँ मौजूद है तो वह उसे धन्यवाद देता है और अन्य देवताओं के ठिकाने के बारे में पूछता है, लेकिन वह जवाब देता है कि वे सभी अलग अलग दुनिया में हैं। वह भगवान के साथ कुछ और बात करना चाहता था, लेकिन वह रूमा को सूचित करता है कि उनका समय समाप्त हो गया है और वह वापस अपनी दुनिया में लौट आता है। वह नन को धन्यवाद देता है और अपनी दुकान की ओर वापस जाता है। वह सभी का अभिवादन करता है और कार्ला से पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक रहा, और उसने पुष्टि की कि यह ठीक है और नए कर्मचारी कई महत्वपूर्ण कौशल सीखने में सक्षम थे। वह जल्दी से उन्हें बताता है कि वह सुरक्षा के बारे में सोच रहा था और उन्हें अपने द्वारा बनाए गए कांच के शीशे दिखाता है। ली रुचि लेती है और उससे पूछती है कि क्या वह इसकी मजबूती की जांच कर सकती है, और वह सहमति में सिर हिलाता है। वह उसके लिए पैनल लेती है और इसे अपने पिता को देती है, जो इसे उसके लिए कसकर पकड़ते हैं। वह स्थिति में आ जाती है और उस पर कई घूंसे बरसाना शुरू कर देती है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इसका खिड़की पर कोई प्रभाव नहीं। कार्ल रूमा से निजी तौर पर कुछ बात करने के लिए कहता है और उसे अपने व्यवसाय का विस्तार करने और अन्य शहरों में इसे फैलाने के बारे में सोचने के लिए कहता है, लेकिन वह इस विषय से असहज लगता है और उससे कहता है कि वह इसके बारे में सोचेगा। फिर वह व्यापारी के पास जाता है और उससे कहता है कि वह थोक में कांच की शीशियों का एक गुच्छा खरीदना चाहता है, क्योंकि वह उनका उपयोग दवा रखने के लिए करना चाहता है, जिसे वह बाद में बेच सकता है। व्यापारी उसे गिल्ड में पुनः निर्देशित करता है, जहां वह फिर से बूढ़ी महिला से मिलता है, जो उसे बताती है कि वह उन शीशियों को हासिल करेगी जो वह चाहता है, और फिर उसके व्यवसाय के बारे में पूछती है। दर्शक जवाब देता है कि उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है।
वह उसे यह भी सुझाव देती है कि उसे जितनी जल्दी हो सके अन्य शहरों में शाखा खोलनी चाहिए, और यदि वह कुछ पैसे उधार लेना चाहता है तो वह निवेश करने को तैयार है। वह फिर से असहज हो जाता है और यह विषय ब्रुक है और इसके बारे में सोचने के लिए कुछ समय मांगता है। अगले दिन रयूमा ऑनरगेनिस्ट एक विशेष अपराध रोकथाम ड्रिल है जिसमें वह एक घुसपैठिए के रूप में कार्य करता है और लड़कियों को सिखाता है कि इस तरह की स्थितियों से कैसे निपटना है। उसी दिन हिटलर नामक बीस्ट टैमिंग गिल्ड का एक सज्जन उसके प्रतिष्ठान में आता है और अपने स्लाइम दोस्तों के कौशल और क्षमताओं को देखकर आश्चर्यचकित होता है। वह उनके बारे में विस्तार से पूछताछ करता है और रूमा को बताता है कि उसके पास गिल्ड का पूरा समर्थन है, क्योंकि वह सोचता है कि स्लाइम भी अन्य जानवरों की तरह ही महत्वपूर्ण है। अगले दिन जब रूमा पीछे थी तो उसने स्टोर के सामने शोरगुल सुना, और जब निरीक्षण करने के लिए बीच में आकर उसने उस आदमी से उसकी समस्याओं के बारे में विनम्रता से पूछा, लेकिन उस आदमी ने उसे रूखेपन से कहा कि वह चला जाए क्योंकि वह एक बच्चे से बात नहीं करना चाहता। रयू ने उसे बताया कि वह इस प्रतिष्ठान का प्रबंधक है और यदि उसे कोई समस्या है तो उसे केवल उसी से बात करनी होगी। आदमी उसे अविश्वास से देखता है और बताता है कि उसकी लॉन्ड्री सेवा के कारण उसके सारे कपड़े बर्बाद हो गए हैं और फटा हुआ कपड़ा उसके चेहरे पर फेंक देता है। रयूमा कपड़े का बहुत बारीकी से निरीक्षण करता है और महसूस करता है कि इसे चाकू से काटा गया है और फिर हाथों से फाड़ा गया है। रूमा उसे बताती है कि यह उसकी लॉन्ड्री सेवा की गलती नहीं है और उसकी बात को साबित करने के लिए सबूत स्पष्ट रूप से गढ़े गए हैं। वह अपना क्लीनर स्लाइम्स निकालता है और ग्राहकों को दिखाता है कि स्लाइम्स कैसे कपड़े साफ करते हैं। वह उन्हें समझाता है कि स्लाइम्स के मुंह में किसी भी प्रकार के दांत या नुकीली चीज नहीं होती जो कपड़े को नुकसान पहुंचा सके, इसलिए नुकसान निश्चित रूप से गढ़ा गया है। आदमी इस पर इन निंदा करने वालों के बारे में चिंताएं हैं, क्योंकि यह दूसरी बार है जब किसी ने उसकी प्रतिष्ठा को बर्बाद करने की कोशिश की है। सबसे रहस्यमय बात यह है कि उनके पास कोई प्रतिस्पर्धी भी नहीं है, इसलिए कोई उनकी प्रतिष्ठा को बर्बाद क्यों करना चाहेगा। ये सभी घटनाएं उसे पागल बना रही हैं, इसलिए वह मिनशाफ्ट में जाने का फैसला करता है और खुद के लिए एक हथियार बनाने की कोशिश करता है। वह धातु की कीचड़ का उपयोग करने की कोशिश करता है और कई अलग अलग तकनीकों की कोशिश करता है, लेकिन वह अंत में तलवार बनाने का तरीका नहीं समझ पाता है। वह सिर्फ एक जादुई भाला का उपयोग करने का फैसला करता है जो उसने जंगलों में एक ट्रोल को हराने के बाद प्राप्त किया था। वह दिन के लिए वापस चला जाता है और कुछ रात का खाना खाने के बाद सो जाता है। अगले दिन जब वह बांस के जंगल में पहुंचता है तो उसका स्वागत कार्ला द्वारा किया जाता है, जो उसे बताती है कि वह उसका अपना और उसे पता चला है कि उनके प्रतिष्ठान पर हमला किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने खुद को मिस्टर टेलर के साथ संबद्ध कर लिया है। उसके अनुसार टैमर गिल्ड में बहुत से लोग खुश नहीं हैं क्योंकि टेलर स्लाइम्स के साथ किसी अन्य जानवर की तरह व्यवहार कर रहा है और अब वे उसका नाम और उससे जुड़े किसी भी व्यक्ति को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। शाम को 3 शोधकर्ता रयूमा से मिलने के लिए प्रतिष्ठान में आते हैं। वे सभी स्लाइम्स पर काफी समय बिताते हैं और उसके पास मौजूद विभिन्न प्रकार के स्लाइम्स की मात्रा से बेहद हैरान होते हैं। वे उससे स्लाइम्स के बारे में वह सब कुछ बताने के लिए कहते हैं जो वह जानता है, क्योंकि वे अपने स्लाइम्स को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे कुछ नहीं कर रहे हैं। रूमा ने उनसे उस भोजन के बारे में पूछा जो वे स्लाइम्स को दे रहे हैं और उन्होंने जवाब दिया कि वे जो भी भोजन उनके पास उपलब्ध है उसे देते हैं। वे इसे स्लाइम्स को सौंप देते हैं। रूमा उन्हें बताती है कि वे गलती कर रहे हैं, कर्मचारियों से संपर्क करें और उसे स्लाइम्स के बारे में अधिक सिखाएं, और वह सहमत हो जाता है। दिन समाप्त होने के बाद वह अपने घर की ओर चलना शुरू करता है, लेकिन रास्ते में उसे लगता है कि कम से कम 3 लोग उसका पीछा कर रहे हैं। वह जल्दी से एक गली में बत्तखों की तरह दौड़ना शुरू कर देता है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि हमलावरों में से एक ने उस पर हमला कर दिया। शुक्र है कि वह आसानी से हमले को चकमा देता है और एक इमारत के ऊपर टेलीपोर्ट हो जाता है। वह अपने लाइमर पक्षियों को बुलाता है और जल्दी से उन्हें कुछ टोही करने का आदेश देता है ताकि वह समझ सके कि उसके दुश्मन कहाँ हैं। रूमा 3 हमलावरों को ढूंढती है और उन पर एक संवेदनाहारी एजेंट से जहरीली सुइयां जमा देती है। वे सभी गहरी नींद में सो जाते हैं, सिवाय उनके नेता के जो रूमा पर अपने हॉक से हमला करके एक आखिरी कोशिश करता है, लेकिन रूमा के लिम्बर पक्षी हॉक से भी निपट लेते हैं। वह उन्हें बांध देता। उसके पास अन्य योजनाएं हैं और अगले दिन से वह अपने तरीके से सब कुछ से निपटने का फैसला करता है। वह रात में इन गुंडों का पीछा करना शुरू कर देता है, उन्हें पीटता है और उन्हें पुलिस को सौंप देता है। कुछ बूंस इतनी बुरी तरह से घायल हो गए थे कि उन्हें सौंपने से पहले उन्हें ठीक करना पड़ा। लेकिन यह बात कि रयूमा एक क्रूर व्यक्ति है जो आपको बुरी तरह पीटेगा यदि आपने उसके साथ कुछ भी करने की कोशिश की, जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई और हमलावरों ने प्रतिष्ठान की रक्षा करने में हिचकिचाहट शुरू कर दी। उसने मिस्टर डुल्स नामक एक अंगरक्षक को भी काम पर रखा और रिसेप्शन पर 3 अन्य लड़कियों के साथ अभ्यास किया ताकि उन्हें सिखाया जा सके कि उन्हें प्रतिष्ठान में हमलावर से कैसे निपटना चाहिए। वह बाद में कार्लेव से मिलने जाता है जो उसे उनकी बढ़ती बिक्री का बैलेंस शीट दिखाता है, जो अंततः उसे एक और खोलने के लिए राजी करता है। शाखा में वह बूढ़ी व्यापारी महिला से मिलने जाता है जो उसे उन स्थानों के अच्छे सुझाव देती है जहां वह जा सकता है, और वह नए शहरों में से एक को अपनी दूसरी शाखा के लिए स्थान के रूप में चुनता है। अगले दिन वह अपने प्रतिष्ठान पर एक अंतिम नजर डालता है और एक नए शहर में नए रोमांच के लिए निकलने से पहले अपने हर कर्मचारी को इसका हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद देता है। वह कुछ दिनों के लिए यात्रा करता है जो सौभाग्य से बिना किसी और घटना के बीत जाते हैं और अंत में लिनिफ शहर पहुंचता है। यह शहर उसके शहर से छोटा लगता है, लेकिन व्यापार से अधिक हलचल वाला है। लेनेफ में सबसे बड़ी कंपनी शहर के केंद्र में स्थापित है जो एक ही स्थान पर कई सामान और सेवाएं बेचती है। वह दुकान के पास जाता है और प्योरी नाम के व्यापारी से पूछने की कोशिश करता है, क्योंकि बूढ़ी व्यापारी महिला ने उसे खोजने के लिए कहा था, क्योंकि वह इस बड़ी कंपनी का मालिक है। चलते समय वह पीले बालों वाले एक बिस्टरों से मिलता है जो उसे पूछती है कि क्या वह कोई मदद कर सकती है। वह उसे बताता है
वह अपना परिचय मियाबी के रूप में देती है। उसकी बेटी रयुआ अपना परिचय देती है और पियोरिया जल्दी से समझ जाता है कि यूमा कौन है। वह मियाबी को रूमा की उपलब्धियों के बारे में बताता है और कैसे वह अपने व्यवसाय की दूसरी शाखा यहाँ खोल रहा है, जिससे मियाबी पूरी तरह हैरान हो जाती है क्योंकि वह अफवाहों के अनुसार उसके प्योरी से भी कम उम्र की लगती है। फिर वह रयुमा को टहलने के लिए ले जाता है और उसे समझाता है कि शहर कैसे काम करता है। वह उसे यह भी बताता है कि उसने पहले से ही सभी परेशान करने वाले कागजी कार्रवाई का ध्यान रखा है और रयुमा को केवल कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने हैं। वह रूमा को एक किले में ले जाता है और उसे बताता है कि यह किला यहाँ मौजूद सभी गिल्ड का मुख्यालय है। इससे रूमा को आश्चर्य होता है क्योंकि उसने पहले कभी सभी गिल्ड को एक ही इमारत के नीचे काम करते नहीं देखा। लेकिन पियोरिया उसे समझाता है कि लीना में हर एक गिल्ड शहर के सामूहिक लाभ के लिए काम ड्रैगन की वापसी रियो गिल्डों के बीच इस तरह के सामंजस्य को देखकर प्रभावित होता है और इस शहर के बारे में और अधिक जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकता है। पायलोरी उसे फिर से शहर के केंद्र में ले जाता है और उसे एक इमारत दिखाता है जिसे उसने रयुमा के लिए अपने प्रतिष्ठान के लिए खरीदा था। कपड़े धोने की सेवाओं के लिए इमारत उत्कृष्ट लगती है और रयुमा को यह दौरे के बाद बहुत पसंद आता है। हिलेरी यह भी बताता है कि दुकान उसके निगम के सड़क के पार है। सोबुमो ने कहा कि बहुत सारे ग्राहक उस तरफ भी हैं और अगर उसे कभी किसी चीज की जरूरत होती है तो उसे बस इतना करना है कि रयुमा से मांग ले। उसे धन्यवाद देता है और उसकी दयालुता का बदला चुकाने का वादा करता है और वह उस दिन पियोरिया के घर उसके साथ रात का भोजन करने जाती है। रात के खाने के दौरान यूमा खुलासा करता है कि वह भी इस शहर में साहसी गिल्ड में शामिल होना चाहता है, कि वह एक अंशकालिक साहसी भी है और पिछले कुछ महीनों में रैंक ई पर चढ़ गया है। मियाबी परेशान दिखता है और रूमा को समझाता है कि हाल ही में एक बहुत मजबूत राक्षस शहर के बाहरी इलाके में घूम रहा है जो निचले रैंक के साहसी लोगों के लिए बाहर जाने और खोज पूरी करने में बहुत कठिन बना रहा है। यूमा कहता है कि वह कम से कम साहसी संघ के साथ अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश करेगा और पियोरिया उसे शुभकामनाएं देती है। अगले दिन वह साहसी संघ में जाता है और एक साहसी के रूप में पंजीकरण करने के बाद वह पास के जंगल से कुछ आग्रह इकट्ठा करने के बारे में एक ई रैंक वाला क्वेस्ट खोजने में सक्षम होता है। वह जंगल में जाता है और अपने कीचड़ की मदद से वह पर्याप्त से अधिक जड़ी बूटी एकत्र करने में सक्षम होता है। वह शहर में लौटने के लिए वापस मुड़ने वाला था। जब उसके पीछे शोर सुनाई देता है वह पीछे मुड़ता है और दो साहसी लोगों को इस स्मैश सुअर नामक विशाल राक्षस से दूर भागते बोर पर, लेकिन जानवर की खाल बहुत मोटी है और उसके तीर इसे भेदने में असमर्थ हैं। अफवाह को पता चलता है कि उसे अपने नंगे हाथों से सुअर को हराना होगा और ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है। बोर्ड उस पर हमला करता है लेकिन रयुमा जल्दी से उसके हमले से बचता है और उसे पीछे धकेलता है। हालांकि सुअर इससे विचलित नहीं होता और फिर से रूमा पर हमला करता है, लेकिन इस बार रूमा एक जादुई मजबूत मुक्का मारता है जो सीधे चेहरे पर मारा जाता है, जिससे सुअर तुरंत मर जाता है और अन्य दो साहसी बच जाते हैं। साहसी लोग किसी ऐसे युवा को जंगली सुअर को मारते हुए देखकर चौंक जाते हैं। वे उसे धन्यवाद देते हैं और उसे बताते हैं कि उनका एक दोस्त घायल हो गया है। ये सुनकर रूमा उनसे अपने दोस्त को उसके पास लाने के लिए कहता है और वे एक घायल लड़की को अपने साथ लाते हैं। रयुमा जल्दी से उसकी चोटों को देखता है और महसूस करता है कि उसकी कई हड्डियां। रूमा ने साहसी लोगों को अपने साथ साहसी संघ में जाने के लिए कहा क्योंकि निम्न श्रेणी के साहसी व्यक्ति के लिए उच्च श्रेणी के राक्षस को मारना अनुमति नहीं था, लेकिन इस बार यह अनिवार्य था और आपको उनकी ओर से गवाही देने की आवश्यकता होगी। साहसी लोग शीघ्रता से सहमत हो जाते हैं और वे सभी साहसी संघ में जाते हैं। शीर्षक दर सुअर को देखकर हैरान हो जाता है और मियाबी भी रयुमा पर इतना खतरनाक काम करने के लिए क्रोधित होकर अंदर आता है। तभी साहसी संघ का एक अधिकारी आता है और रूमा से सुअर को मारने का कारण पूछता है, जिस पर ऐसा करने का लेबल नहीं है। सौभाग्य से तीनों साहसी लोग उसकी ओर से गवाही देते हैं और मामला आत्मरक्षा के एक मामले के रूप में बरी कर दिया जाता है। वह साहसी लोगों को धन्यवाद देता है और वे अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। इससे पहले कि पियोरिया रूमा को बताता है कि वह अपने रसोइयों से सुअर को काटें ताकि मांस खराब न हो। जब रसोइयों ने सुअर को काटा तो वे यह देखकर हैरान हो गए कि खून पहले से ही पूरी तरह से सूख चुका है और रयुमा ने बताया कि उसका खूनी स्लाइम किसी भी चीज से खून की हर बूंद निकाल सकता है, जो पियोरी का ध्यान खींचता है। और वह रयुमा को स्लाइम बेचने के लिए कहना शुरू करता है क्योंकि वह भी अपने मांस को इस तरह से निकालना चाहता है और इससे उत्पाद की कीमत दोगुनी हो जाएगी। हालांकि रूमा ने उसे यह कहते हुए मना कर दिया कि उसके पास केवल एक स्लाइम है और अगर उसे और स्लाइम मिलता है तो वह एक पियोरी को देगा जो उसे परेशान करता है। वह सुअर को पियोरी के स्थान पर पकाता है और एक ऐसा व्यंजन बनाता है जो वह पृथ्वी पर बनाया करता था। यह एक बड़ी सफलता बन जाती है और अगले दिन पियोरी उसी व्यंजन को बेचने के लिए एक रेस्तरां खोलता है। रयुमा पर शुक्र है कि इस बार वह जानता है कि व्यवसाय कैसे संचालित किया जाता है और दिन समाप्त होने के बाद सब कुछ सुचारू रूप से चलता है। उसे विश्वास होता है कि यहाँ उसका काम पूरा हो गया है और वह कार्ला को यह कहते हुए कमान सौंपता है कि वह अपने गृहनगर वापस जा रहा है। कार्ला उसे चिंता न करने के लिए कहती है और अगले दिन वह शहर छोड़ देता है। वह वापस पहुंचता है और तुरंत गिल्ड के व्यापारी से मिलने जाता है जो उसे जादुई वस्तुओं के लिए खुलने वाले बाजार के बारे में समझाता है, जो रूमा को बहुत रुचिकर लगता है। अगले दिन वह बांस के जंगल में वापस जाता है और कैलम उसे सूचित करता है कि उसका एक क्लीनर स्लाइम लकड़ी का कोयला खा गया है और अब यह कपड़ों को अच्छी तरह से साफ नहीं कर रहा है।
कैलम इस घटना से बहुत दुखी लगता है, ये सोचकर कि उसने अपना स्लाइम बर्बाद कर दिया, लेकिन रयूमा उसे धन्यवाद देता है और उसे सूचित करता है कि स्लाइम विकसित होने वाला है और उस जंगल में वापस चले जाते हैं जहां वह रहा करता था। कैलम यह जानकर हैरान हो जाता है कि रयूमा उस जंगल में रहता था जिसके बारे में अफवाह है कि यह अस्तित्व में सबसे खतरनाक स्थानों में से एक है। रयूमा विदा लेता है और एडवेंचरर गिल्ड में पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात रिसेप्शनिस्ट से होती है, जो उसे चीजों पर चर्चा करने के लिए एक कमरे में ले जाती है। मम समझाता है कि वह रैंक को देखने के लिए जितनी जल्दी हो सके अपनी रैंक बढ़ाना चाहता है और वह कुछ विशिष्ट राक्षसों से भी निपटना चाहता है। रिसेप्शनिस्ट उसे जल्दी से सूचित करता है कि उसने जिन राक्षसों को सूचीबद्ध किया है उनमें से बहुत से उसके द्वारा नहीं लिए जा सकते, क्योंकि उसका मलबा बहुत कम है, और वह यह कहते हुए सहमत हो जाता है कि वह उनसे निपट लेगा क्योंकि वह अभी रैंक में बढ़ रहा है। वह अनुरोध करता है कि वे उसे एक खोज प्रदान करें जिससे उसे सबसे कम समय अवधि में सबसे अधिक अनुभव, और रिसेप्शनिस्टों में से एक जल्दी से एक खोज को प्राप्त करने के लिए जाता है और इसे रूमा को प्रस्तुत करता है। वह समझाती है कि आपको पैकेज को जितनी जल्दी हो सके पास के शहर में पहुंचाना होगा। रयोमा प्रस्ताव स्वीकार करता है क्योंकि वह पहले से ही उस विशेष शहर में जाना चाहता था, क्योंकि गिल्ड के व्यापारी ने उसे जादुई वस्तु बाजार के बारे में बताया था। वह रिकॉर्ड समय में नए शहर में पहुंचता है और उस दुकान को ढूंढता है जहां उसे पैकेज देना होता है। एक बूढ़ा आदमी दुकान के पीछे से बाहर आता है और उसका अभिवादन करता है। बूढ़ा आदमी यह जानकर खुश होता है कि रयूमा यहां उसका पैकेज देने आया है और उसे बिना रुके धन्यवाद देता है। वह जल्दी से जाता है और रूमा के लिए कुछ चाय लेता है और तभी दरवाजा खुलता है और व्यापारी कमरे में चलता है। वह रूमा को देखकर हैरान होता है और बूढ़ा आदमी यह जानकर भी चौंक जाता है। आविष्कारक, और वह हमेशा नए गैजेट और वस्तुओं का आविष्कार करने पर काम करता है। थोड़ी देर बात करने के बाद डेनिम सर्ज और रयूमा दोनों को अपने कार्यशाला में ले जाता है, जहां वह उन्हें अपना नया प्रोजेक्ट दिखाता है, जो कमरे के लिए एक आश्चर्य की बात है। एक आधुनिक कार है। सर्ज कार को देखने के बाद बहुत उलझन में है क्योंकि वह नहीं जानता कि यह क्या करता है, लेकिन डेनोन उसे बताता है कि एक बार यह पूरा हो जाने के बाद इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए घोड़ों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। सर्ज तब नोटिस करता है कि कार्यशाला के पीछे एक गाड़ी है और उसने इसके बारे में पूछा। जिम ने जवाब दिया कि वह किसी के लिए इसकी मरम्मत करने जा रहा था। सर्ज बहुत हैरान है क्योंकि डेनोन किसी भी तरह का मरम्मत कार्य नहीं करता है, चाहे पैसा हो। डिनो यह कहकर जवाब देता है कि उसका पोता 4 साल का हो गया है और एक विलक्षण लगता है। वह एक छोटा सा तंत्र निकालता है और इसे रूमा और सर्ज को दिखाता है। डायनम उन्हें सूचित करता है कि दुकान से बाहर निकलने के बाद अपने पोते की ट्यूशन का भुगतान करने के लिए सर्ज रूमा से उसकी आगे की योजनाओं के बारे में पूछता है, जिस पर ह्यूमर जवाब देता है कि वह एक दुकान ढूंढने जा रहा है और फिर अगले दिन बाजार में इधर उधर देखता है। ये सुनकर सर्ज अफवाह फैलाता है कि वह उसे उस सराय में ले जाने का मौका देता है जहां वह ठहरेगा, और अगले दिन वह बाजार के लिए रूम्बा का गाइड हो सकता है। दोनों एक सराय में चेक इन करते हैं और रयूमा अपने कमरे में एक मैकेनिज्म के साथ टिंकर करने के लिए चला जाता है जो कि डेनोन ने उसे दिया था। अंततः रात के खाने का समय हो जाता है और वह मेज पर सर्ज के सामने एक संगीत बॉक्स रखता है जिसे ऐसी चीज के अस्तित्व के बारे में कोई पता नहीं है। रयूम उसे सूचित करता है कि उसने बस गियर के साथ थोड़ा छेड़छाड़ की है और दिखाता है कि संगीत कैसे निकलता फैंसी दिखते हैं और इनका अधिक उत्पादन करते हैं, क्योंकि इस तरह की चीजें अक्सर अमीरों को बहुत ऊंचे दामों पर बेची जाती हैं। अगले दिन सर्ज बाजार में जगह लेती है जहां वह डेनोम की दुकान पर ठोकर खाने से पहले विभिन्न जादुई वस्तुओं की तलाश में थोड़ी देर के लिए घूमती है। सर्जियो उसके पास जाता है और उसे बताता है कि वह यहाँ एक व्यापारिक प्रस्ताव के साथ आया है। डिनो जल्दी से सर्ज को अंदर ले जाता है, जबकि रयूमा डेनोन के पोते के साथ खेलता है। उसे पता चलता है कि छोटे लड़के के पास खेलने के लिए कोई नहीं है और वह हर दिन ऊब जाता होगा। वह अपना जादुई संदूक खोलता है और छोटे कपड़ों और अन्य चीजों का एक गुच्छा निकालता है। फिर वह उन्हें एक निश्चित तरीके से व्यवस्थित करता है और इससे एक खेल बनाता है। वह बच्चे को खेल खेलना सिखाता है और वह इसका भरपूर आनंद लेता है। बाद में रूबेन अपनी जिम्मेदारियों का प्रबंधन करने के लिए अपने शहर लौट स्लाइम व कैलम को देता है और उससे कहता है कि वह उसके लिए कुछ प्रयोग करे। जबकि वह बांस के जंगल से बाहर निकलने के बाद मिनी शाफ्ट में वापस जाता है। उसने 2 लोगों को अपनी गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करते देखा जो अचानक टूट गई थी। रयू उनके पास जाता है और अपनी चिपचिपी स्लाइम का उपयोग करके उनकी गाड़ी को ठीक करता है और बदले में वह उनसे कहता है कि वे उससे एक समाधान लें और अपनी कचरा गाड़ी पर अन्य विरोधी गुणों की ताकत का परीक्षण करें। रयोमा को अपने शहर में आने वाले उत्सव के बारे में पता चलता है जहां देश भर से बहुत सारे लोग मौजूद होंगे। वह एक स्टॉल खोलने और अपने कुछ उत्पादों को बेचने की इच्छा रखता है ताकि यह जान सके कि सामान्य लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, और अपनी कंपनी का नाम फैलाने के लिए वह कुछ और प्रयोग करने के लिए खदान की शाफ्ट में जाता है। अप्रत्याशित रूप से बड़ी संख्या में गुणा होने के कारण रयूमा जल्दी से जाने के लिए तैयार हो जाता है और अपने स्थानिक जादू का उपयोग करके वह बहुत तेजी से लीन तक पहुंचता है। वह अपनी दुकान पर पहुंचता है और ग्राहकों से पूरी तरह भरा हुआ देखकर चौंक जाता है, जिससे वह वास्तव में खुश हो जाता है। वह दुकान के अंदर टेलीपोर्ट होता है और देखता है कि कार्ला उलझन में खड़ी है और वह उसे पीछे के कमरे में ले जाती है जिसमें क्लीनर स्लिम्स का एक गुच्छा है और 3 शोधकर्ता उन पर नजर रखते हैं।
रयुमा ने उनसे विवरण मांगा और उन्होंने समझाया कि उनके गृहनगर की तुलना में लिनाफ शहर में ग्राहकों का आवागमन बहुत अधिक है और अचानक से स्लिम्स का एक गुच्छा गुणा करना शुरू हो गया और अब उनके पास संभालने के लिए 75 नए स्लिम्स हैं। रूम इस खबर से उत्साहित है और इसके पीछे के कारण को समझने की कोशिश करने से पहले जल्दी से उन सभी को वश में कर लेता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसा उनके लिए भोजन की प्रचुरता के कारण हो सकता है, क्योंकि उन्हें अधिक मात्रा में कपड़े साफ करने पड़ते हैं और क्योंकि उनके पास बढ़ने के लिए जगह है, वे बहुत जल्दी बढ़ गए हैं। कार्ल राहत की सांस लेता है जब रूमा उसे आराम करने के लिए कहती है, क्योंकि चिंता करने की कोई बात नहीं है। वह उन्हें अलविदा कहता है और वापस जाने का फैसला करता है, लेकिन इससे पहले वह फ्यूरी से मिलने जा रहा होता है, जिससे वह सड़क पर उसकी दुकान के पास बदबूदार बैरल के एक समूह के पास खड़ा होकर टकराता है। रूमा ने उनसे पूछा कि क्या हो रहा है और उसने खुलासा किया कि कुछ विदेशी व्यापारियों ने हाल ही में शहर का दौरा किया था और प्योरी ने उनसे किण्वित मछली खरीदी थी, लेकिन वे इतनी बदबूदार थीं कि वह नहीं जानता था कि उसके साथ क्या किया जाए। रयुमा जल्दी से अपना डिओडोरेंट कीचड़ निकालता है और यह बैरल के अंदर से सभी गंध को अवशोषित कर लेता है। संगीत बॉक्स बहुत अलंकृत दिखता है और सर्ज उसे बताता है कि उन्होंने पहले ही डिजाइन को पूर्ण कर लिया है और अब वे आगामी संस्थापक महोत्सव को प्रदर्शित करने के लिए इसकी एक आधार मात्रा का उत्पादन करने जा रहे हैं। रूमा इस बारे में वास्तव में खुश है और उसे बताता है कि वह भी अपने सामान को प्रदर्शित करने के लिए कई स्टॉल खोलना चाहता है और यहाँ तक कि इस देश के विभिन्न क्षेत्रों से भोजन भी बेचना चाहता है, क्योंकि उसके कर्मचारी पूरे देश से आते हैं और कुछ तो विभिन्न देशों से भी आते हैं। मानव महोत्सव से पहले एक छोटी सी पार्टी आयोजित करने का निर्णय लेता है ताकि हर कोई एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सके। पार्टी में हर किसी को अपने क्षेत्र या क्षेत्र से अपने पसंदीदा व्यंजन बनाने होते हैं। जब वे भोजन पर चर्चा करने में मजा ले रहे थे, दरवाजा खुला और एक सफेद बालों वाला आदमी कमरे में दाखिल हुआ। उसने खुद को पेनेंस के रूप में पेश किया। रूमा को उसका नाम जल्दी से याद आ गया, क्योंकि उसने उनके बैंड के नाम के बारे में कई बार सुना। आज रात पार्टी से माफी मांगने से पहले वह गिल्ड में जाता है, जहां वह रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि क्या कोई ऐसा कार्य है जिसे वह कर सकता है, जिसे पूरा करने में बहुत समय नहीं लगेगा, क्योंकि वह अभी भी जितनी जल्दी हो सके स्तर हासिल करना चाहता है। रिसेप्शनिस्ट उसे एक कार्य प्रदान करता है जिसमें शहर के बाहर घास के मैदान में विशाल चींटियों और उनकी बस्तियों का समूह ढूंढना आवश्यक है, जिसे रयुमा सहर्ष स्वीकार करता है। वह जल्दी से जंगल के माध्यम से अपना रास्ता बनाता है और अपने लिमो बर्ड्स को विशाल चींटियों के किसी भी संकेत को खोजने के लिए क्षेत्र का पता लगाने के लिए छोड़ देता है। लिम्बर बर्ड्स किसी भी चींटी को नहीं ढूंढ पाते हैं, लेकिन वे साहसी लोगों के एक समूह को देखने में सक्षम होते हैं और रयुमा उन्हें पहचानता हुआ प्रतीत होता है। वह उनकी ओर दौड़ता है और उन्हें गर्मजोशी से नमस्कार करता है। रूमा द्वारा मदद किए गए लोगों का समूह जब उनका कचरा गाड़ी टूट गया तो उन्होंने एक दूसरे से नमस्ते का आदान प्रदान किया और साहसी लोगों ने बताया कि उन्हें चींटियों को मारने का कार्य मिला है, लेकिन वे चींटियों के घोंसले को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। मुक्त हास्य हंसता है और उन्हें सूचित करता है कि उसे इन चींटियों को खोजने का कार्य मिला है, इसलिए यदि वे सामंजस्य में काम करते हैं तो वे दोनों चींटियों को ढूंढ सकते हैं और मार सकते हैं। अपने दोनों कार्यों को पूरा करते हुए साहसी लोग उत्सुकता से सहमत होते हैं और अफवाह है कि वह लोहे के कीचड़ में से एक को पकड़ता है और इसे तलवार में बदल देता है, जिससे सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर वह अन्य कीचड़ को एक श्रृंखला बनाते हुए आगे बढ़ने का आदेश देता है। वह दूसरों को समझाता है कि लोहे के कीचड़ खतरे का पता लगाने में बहुत अच्छे हैं और जैसे ही उसने यह कहा, अचानक कीचड़ अपने स्थान पर रुक गए और जमीन के नीचे से एक विशाल चींटी निकली। हालांकि वह चींटी के लिए तैयार है और अपनी तलवार की मदद से उसे 2 टुकड़ों में काटकर जल्दी से उसका काम तमाम कर देती है। शहर में वापस आकर साहसी लोग उसका धन्यवाद करते हैं और उसे कहते हैं कि अगर उसे कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो वह उनसे पूछ सकता है और वे मदद के लिए तैयार रहेंगे। अफवाह थोड़ी देर सोचती है। इससे पहले कि वह उन्हें अपने पीछे आने के लिए कहे, वह उन सभी को वापस अपने स्थान पर ले जाता है जहां पार्टी चल रही है। कैलम रूमा का अभिवादन करता है, लेकिन उसके साथ अज्ञात व्यक्तियों का एक समूह देखकर वह चौंक जाता है। रयुमा उसे बताता है कि वह उन्हें यहाँ इसलिए लाया है क्योंकि उसे लगता है कि वे अस्थायी कर्मचारी हो सकते हैं जो त्योहारों के दौरान स्टॉल लगाने में मदद कर सकते हैं। कैलम आशंकित लगता है, लेकिन अचानक डोल्स भी बाहर आ जाता है और वह इन साहसी लोगों को जानता लगता है। वह समझाता है कि वह अक्सर झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में लोगों की मदद करता है और इसलिए वह उन सभी को जानता है। कैलम जवाब देता है कि अगर रूमा और डॉल्स दोनों को उन पर विश्वास है तो वह भी उन पर विश्वास करता है और वह उसे पार्टी के अंदर आमंत्रित करता है, जहां गिल्ड मास्टर, जो उसे उसकी अब तक की स्थापना की सफलता के लिए बधाई देता है और उसे पूछता है कि क्या वह कोई ऐसा कार्य करने के लिए तैयार है जिससे उसे बहुत अधिक धन मिल सकता है। रूमा विवरण के लिए पूछती है। वह उत्तर देता है कि पूरे महोत्सव की सजावट ट्विक्स से होगी, लेकिन उनके पास कोई जगह नहीं है। वह आश्चर्यचकित है क्योंकि ट्रांस राक्षसों से निपटना बहुत आसान नहीं है, लेकिन एक गिल्ड मास्टर उत्तर देता है कि उन्होंने जिस वास्तुकार को काम पर रखा है वह बहुत फैंसी और निपुण है। वह इस महोत्सव को परिपूर्ण बनाना चाहता है और इसके लिए केवल ट्री ट्विक्स का उपयोग करना चाहता है। वह उसे कहता है कि कम से कम उन्हें 200 ट्रेंड ट्विक्स की आवश्यकता है, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। रूमा प्रस्ताव के बारे में थोड़ा सोचती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि और भी अधिक शक्तिशाली राक्षस, इसलिए यह एक बहुत अच्छा अभ्यास सत्र है और वह इससे धन और अनुभव भी कमा सकता है। वह गिल्ड मास्टर के प्रस्ताव को स्वीकार करता है, जिससे गिल्ड मास्टर भी प्रसन्न होता है क्योंकि उन्हें भारी मात्रा में मृत ट्रांस को बेस पर वापस ले जाना होगा और इसके लिए उसके स्थानिक जादू से मुलाकात करनी होगी। अगले दिन उसे मिया और उसके साहसी लोगों के समूह से जानकारी मिलती है। असगी लीप से रूमा का परिचय कराता है और उसे बताता है कि वह भी एक स्थानिक जादू का उपयोग करता है और अपने आप में बहुत प्रतिभाशाली है। बाकी चालक दल भी ऐसा ही है और असगियो लैपिन के साथ ट्रेंड्स के बारे में और उनसे निपटने के तरीके के बारे में समझाना शुरू करता है। वह समझाता है कि ट्रेनें पेड़ के राक्षस हैं जो बिल्कुल किसी भी अन्य पेड़ की तरह दिखते हैं
और यदि आप लगातार अपने पैरों पर नहीं रहते हैं और जादू का पता नहीं लगा रहे हैं तो आप सामान्य पेड़ों और ट्रेंड्स के बीच अंतर नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबक नंबर 1, जंगल में पहुंचते हैं और सब कुछ नंगी आंखों से सामान्य दिखता है। वे सभी बाहर निकलते हैं और अपने हथियार निकालते हैं। धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ते हैं। लिपिन एक पेड़ की ओर इशारा करता है और समझाता है कि वह इसके अंदर से एक जादुई आभा को महसूस कर सकता है, और जब रयूबा जादू का पता लगाने की कोशिश करता है तो वह पेड़ के अंदर से भी उसी आभा को महसूस कर सकता है। माया और लीपर्ड लड़की तुरंत पेड़ की ओर झपटे और निश्चित रूप से यह एक ट्रीट निकला और लड़कियों को भगाने के लिए इसकी शाखाओं का उपयोग करना शुरू कर दिया। मिया हालांकि तलवार से तेज है और ट्रेन का चेहरा काटने और उसे मारने से पहले शाखाओं को काटने में सक्षम है। रयूमा ध्यान से अन्य शिकारियों को ट्रांस को मारते हुए देखता है और अंत में आगे बढ़ने का फैसला करता है और स्लाइम और लैपिन के उत्कृष्ट स्थानिक जादू की मदद से अपने पहले ट्रेंड को सफलतापूर्वक मार देता है। यह जल्दी से मृत ट्रीट को संग्रहित करना शुरू कर देता है, तुरंत अपने स्थानिक जादू का उपयोग करता है और उसे पकड़ लेता है। वह इसे रूमा को सद्भावना के टोकन के रूप में देता है, जो जल्दी से इसे वश में कर लेती है और वापस आने पर इस पर आगे अनुसंधान करने का निर्णय लेती है। अवकाश समाप्त होने के बाद वे कुछ और पेड़ों की तलाश करने का निर्णय लेते हैं और रास्ते में उन्हें अचानक एक पेड़ से बहुत मजबूत काला जादू आता हुआ महसूस होता है। वे छलांग लगाते हैं और इसे ग्रैंड ट्री के रूप में पहचानते हैं, जो बाकी पेड़ों की तुलना में बहुत बड़ा और मजबूत है। वे उससे युद्ध में संलग्न होते हैं लेकिन कुछ भी करने में असमर्थ होते हैं क्योंकि शाखा जमीन से फूट रही है और ऊपर लगातार उन्हें कुछ भी करने से रोक रहा है। रूमा जल्दी से उनके सामने एक पेड़ बना देती है ताकि शाखाएं जमीन से नहीं आ सकें और बाकी पेड़ मई में उसकी ओर अपना रास्ता बनाना शुरू कर देते हैं। वे ट्रेंड पर कुल्हाड़ी फेंकते हैं लेकिन इसमें विशेष संक्षारक गुण होते हैं जो लोहे को जंग लगा देते हैं और इसे बेकार कर देते हैं। रयुवा को अचानक कुछ याद आता है और वह स्टेनलेस स्टील से बनी कुल्हाड़ी निकालता है। वह इसे ट्रेन पर फेंकता है जो इसे जंग लगाने की कोशिश करती है लेकिन विफल रहती है। रिहाना जल्दी से दूसरों पर पेड़ को विचलित करने के लिए चिल्लाती है और उन्हें स्टेनलेस स्टील से बने हथियारों का एक गुच्छा देती है, जबकि वह एक विशाल मॉर्निंग स्टार बनाना शुरू करता है जिसका उपयोग वह विशाल सिकुड़ने वाले पर हमला करने के लिए करता है और अपने मिशन की सफलता का जश्न मनाने के लिए इसे मार देता है। वे शाम को एक दावत रखते हैं और नाइट के अगले दिन घर लौटने के लिए टूर्नामेंट रखते हैं। अगले दिन वे वापस शहर की यात्रा शुरू करते हैं और रयुमा थोड़ा चिंतित दिखता है क्योंकि उसने अपनी दुकान के कर्मचारियों के लिए सभी तैयारी का काम छोड़ दिया था, भले ही त्योहार की छुट्टियां मिलनी चाहिए। माया ने इसे नोटिस किया और उसे बताया कि वह अपने स्थान पर जा सकता है। गुलसे से प्रगति के बारे में पूछा और उसने जवाब दिया कि पेनेंस के कर्मचारी इस काम में बेहद कुशल हैं और उन्होंने 2 दिनों में ही उनका मंच बना दिया है, और इतना ही नहीं, उन्होंने उनके स्टॉल की तैयारी में भी मदद की है। इससे रयुमा को आश्चर्य हुआ क्योंकि आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई केवल 2 दिनों में इतना काम कर सकता है। वह कैलम से मिलने के लिए अंदर गया जिसने उसे अंतिम व्यंजन पेश किए जिन्हें उत्सव में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया था, और रयुमा चयन से बहुत खुश था। लेकिन उसने उनसे कहा कि वह एक और व्यंजन जोड़ना चाहता है और उन सभी के लिए कुछ चाय तैयार कर दी। ये तुरंत हिट हो गई और वे सभी सहमत हुए कि इसे उत्सव में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। वह बाहर गया और सर्ज से मिला जिसने उसे बताया कि प्रोटोटाइप तैयार है और इसे युमा को दिखाया। रयुना ने संगीत बॉक्स बजाया और उसमें से एक नरम और सुंदर ध्वनि निकली जो एकदम सही धुन और अद्भुत ध्वनि। उनके साथ खेलते समय वे एक साथ वापस आ सकते हैं। अचानक एक विशाल ड्रैगन उसके ऊपर से उड़ता है और वह पियोरिया को उस पर सवार होते हुए देखता है। वह जल्दी से उनका पीछा करता है और पियोरी को बधाई देता है, जो रूमा को इंतजार करते हुए देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वह रूमा को आश्चर्यचकित करना चाहता था और वह उसे अचानक से मिलने आता है। वह बताता है कि उसके शहर के एक व्यक्ति को कुछ उत्पादों की तत्काल शिपमेंट चाहिए थी और इसीलिए वह इसे देने के लिए यहाँ आया था, इससे पहले कि वह कुछ समझा पाता। हालांकि असाजी एक कार्टन के साथ घटनास्थल पर पहुंचता है और उन्हें बताता है कि वह व्यक्ति था जिसने पैकेज का ऑर्डर दिया था और इसमें मिसो और सोया सॉस का एक गुच्छा है जिसे वह त्योहार पर बेचना चाहता है। फिर वह उन्हें अपने स्थान पर वापस ले जाता है जहां वह कुछ टेम्पुरा बनाता है और चावल के गोले उन्हें चखने के लिए दिए, और हर कोई इस बात पर सहमत हुआ कि दोपहर के भोजन के बाद इसका स्वाद अद्भुत है। उन्होंने एक दूसरे को अलविदा कहा और कल के उत्सव से पहले एक अच्छी रात की नींद लेने के लिए अपने अपने स्थानों पर वापस जाने से पहले एक दूसरे के स्टॉल पर जाने का वादा किया। आखिरकार उत्सव का दिन आ गया और हर कोई इसके लिए बहुत उत्साहित है। रयोवा सबसे पहले माया और असाजी के स्टॉल पर एक नजर डालने के लिए जाता है और देखता है कि वे सभी को अपना मिसो सूप और चावल के गोले बेचना शुरू करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और यह आगे बढ़ता है और स्टॉल के सामने पेनेंस को वीणा बजाते हुए देखता है और कमरे को आश्चर्यचकित करता है कि यह पता चलता है कि पेनेंस रूमा के संगीत बॉक्स को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है जिसमें सर्ज ने एक नया फीचर जोड़ा है। अब संगीत बॉक्स किसी भी संगीत को दोहरा सकता है जिसे वह सुनता है और यह एक बड़ी सफलता प्रतीत होती है। फ्राइज को विशेष रूप से अच्छी प्रतिक्रिया मिली और जल्दी से और अधिक स्टीयर फ्राई बनाने के लिए रू अपने धातु के स्लाइम का उपयोग करके उसे एक सब्जी श्रेडर में बदल देता है, जिसका उपयोग उसके कर्मचारी सभी सब्जियों को बहुत जल्दी काटने के लिए करना शुरू कर देते हैं। वह अंततः एक ब्रेक लेने का निर्णय लेता है और उत्सव का पता लगाने के लिए आगे बढ़ जाता है। वह फिर से माया की दुकान पर ठोकर खाता है और चावल के गोले और कुछ मिसो सूप खरीदता है। स्वाद स्वादिष्ट है और मिया और अस्की दोनों अपने स्टॉल के बारे में खुश दिखते हैं। जब वह उनसे बात कर रहा था उसने एक बच्चे को किनारे पर रोते हुए सुना और निरीक्षण करने के लिए गया तो पता चला कि बच्चा खो गया है और अपनी माँ को खोजने में असमर्थ है। ब्रायना जल्दी से बच्चे को आश्वस्त करती है कि वे उसकी माँ को ढूंढ लेंगे, जिससे रोना बंद हो जाता है और फिर वे पूरे उत्सव में उसकी माँ की तलाश में घूमते हैं। अंत में वह एक पुलिस स्टेशन पाता है और गुमशुदा बच्चे की रिपोर्ट करने के लिए अंदर जाता है, लेकिन बच्चे की माँ को पहले से ही रोते हुए देखकर हैरान हो जाता है। वह अपने बच्चे को देखते ही गले लगा लेती है और बच्चा और माँ दोनों खुशी के आंसू रोने लगते हैं। वे दोनों रयुमा को धन्यवाद देते हैं और अलविदा कहते हैं। अंत में चाकू गिर जाता है और समय प्रदर्शन पहले आता है। तपस्या दल एक सुंदर तलवार नृत्य करता है, जिसके बाद वे सभी एक छोटा ब्रेक लेते हैं और कुछ खाते हैं। जब वे एक तरफ खाना खा रहे थे, आपको याद है कि रयुमा ने एक ऐसा वाद्य यंत्र बजाया था
जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उस समय जब वह लिम्बर पक्षियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और रयुमा को एहसास हुआ कि वे उसके गिटार के बारे में बात कर रहे थे, उन्होंने उससे गिटार बजाने की विनती की। उसने सहमति व्यक्त की। उसने तलवार नृत्य शो में भी भाग लिया और फिर अपना गिटार बजाया, जिसने पूरे दर्शकों को इस सुंदर और विदेशी धुन से मंत्रमुग्ध कर दिया। अंत में उत्सव खत्म हो गया और रयुमा कुछ नींद लेने और आगे के दिनों के लिए तैयार होने के लिए घर वापस आ गया।